आज बच्चों हम कक्षा 11वीं गणित अध्याय 6 क्रमचय और संचय इसकी प्रश्नावली 6.1 पर बात करेंगे। इसके पहले आप लोगों को इसके उदाहरण समझाए थे पिछले लेक्चर में, ठीक है ना, जिसमें हमने गणना का सिद्धांत लगाया था, गणन सिद्धांत। उस सिद्धांत के आधार पर कैसे हम m प्रकार से एक और दूसरी n प्रकार से तो कुल प्रकार कितने बनेंगे, इस पर बात की थी, ठीक है ना। अब इसी तारतम्य में हम बात करें प्रश्नावली 6.1 एनसीईआरटी गणित में। तो पहला वाला जो प्रश्न है इसमें अंक 1, 2, 3, 4, 5 से कितनी 3 अंक की ये संख्याएं बनेंगी जब अंकों की पुनरावृत्ति हो, दूसरा अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो अंकों की पुनरावृत्ति हो तो आंसर आएगा कुल अंक कितने हैं 5, तो 5 गुणे 4 गुणे 3। भाई पहला स्थान 5 तरीके से भरेगा, दूसरा 4 तरीके से और तीसरा 3 तरीके से। तो 5 गुणे 4 गुणे 3 60 हो जाएगा। दूसरा वाला आपको इसमें दिया है अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। पहले वाले में क्या है, अनुमति है तो आएगा कितना 5 गुणे 5 गुणे 5, प्रत्येक स्थान 5 तरीके से भरा जाएगा। तो गणना का सिद्धांत कहेगा कुल प्रकार 5 गुणे 5 गुणे 5 हो जाएंगे। दूसरे वाले में 5 गुणे 4 गुणे 3। दूसरे प्रश्न में ऐसे ही है, अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6 से कितनी 3 अंक की ये सम संख्या बनाई जा सकती हैं। तो कल अपन ने इसका उदाहरण समझा था। तो सम संख्या बनाने के लिए इकाई के स्थान पर 2, 4 या 6 में से कोई एक होना चाहिए। तो इकाई को हम 3 तरीके से भरेंगे और बाकी को हम 3 और 3 6। तो 6 गुणे 6 गुणे 3, बात समझ में आई ना। इकाई का स्थान 3 तरीके से भरा जाएगा, दहाई वाला 6 तरीके से, सैकड़ा वाला 6 तरीके से। तो 6 गुणे 6 गुणे 3, क्यों? क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है, इसलिए। तो ये तो सिंपल है। इसी प्रकार से अगला है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से 4 अक्षर के कोड बनाने हैं, पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। तो 4 अक्षरों के कोड बनना है, पहला 10 तरीके से, दूसरा 9 तरीके से, तीसरा 8 तरीके से और चौथा तो 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे, इस टाइप से हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न जो है इसको हम आपको समझा देते हैं, ये एक आध प्रश्न करा देते हैं ताकि ऐसा रहे। तो ये है हमारा प्रश्न क्रमांक कौन सा 4। 3 तक तो मैंने आपको ओरली समझा दिए और वैसे भी सारे के सारे सरल है प्रश्न। अब प्रश्न क्रमांक देखें 4, इसमें क्या लिखा है, 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके। 0 से 9 तक कितने अंक होंगे 10, कुल 10 अंक है, इसलिए हमारे गणित को बोलते हैं दार्शनिक। क्या बोलते हैं, दार्शनिक पद्धति। हमारे जो गणना पद्धति उसको बोलते हैं दार्शनिक पद्धति। दार्शनिक का मतलब क्या है 10। प्रयोग करके कितने 5 अंक ये टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक कितने से स्टार्ट हो, 67 से स्टार्ट हो और कोई भी अंक की पुनरावृत्ति ना हो। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। एक काम करते हैं, पहले एक खांचा बनाते हैं जो टेलीफोन नंबर बनाने हैं उसका, ठीक है ना। कितने अंक ये बनाने हैं 5, तो 1, 2, 3, 4 और ये 5, 1, 2, 3, 4, 5। ये हमारे पास टेलीफोन नंबर बनाने के लिए क्या हो गया खांचा। अब इसमें मैंने पहले नंबर कोई भी होगा उसमें पहले आएगा 67। पहले कितना आएगा, जैसे मैं अंकों की बात करूं तो कुल अंक हमारे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। तो हमारे 10 अंक हो गए। इसमें से 67, 6 और 7 तो व्यस्त हो गए कि नहीं हो गए। माने कोई भी टेलीफोन नंबर बनाओगे वो कह रहा है यहाँ पर हमेशा 67 आएगा। जैसे कि हमारे यहाँ का टेलीफोन नंबर 259 से स्टार्ट होता, जो लैंडलाइन है ना, तो नंबर कोई भी होगा सारा 259, 259 047 259 45 045 259 565 259 168, ऐसे कोई भी नंबर होंगे, सारे के सारे कहाँ से स्टार्ट है 259 से। समझ आएगी ना कौन से नंबर, कौन से टेलीफोन नंबर, बात समझ आएगी ना कितने से स्टार्ट है। ऐसे ही ये कोई टेलीफोन नंबर बनना है 5 अंकों का, लेकिन हर एक नंबर कितने से स्टार्ट होगा 67 से, 67 से। तो ये वाला और ये वाला, ये 2 स्थान तो भर गए और 2 अंक कम हो गए। अब कोई भी अंक दोबारा लिखा नहीं जाना है, इसलिए 6 दोबारा नहीं आएगा, 7 दोबारा नहीं आएगा। चलो अब बनाते हैं। अब आप एक काम करें, एक 5 में से 2 स्थान भर चुके हैं और 10 में से 2 डिजिट कम हो चुके हैं। अब कितने डिजिट है हमारे पास 8 डिजिट। स्थान कितने हैं
3। तो इस स्थान को भरने के तरीके 8, इस स्थान को भरने के तरीके, अब जो यहाँ पर भर जाएगा तो 7 अंक बचेंगे 7, और इस स्थान को भरने के तरीके 6। इसको भरने के कोई तरीके नहीं, एक ही है कि 67 ही रहना है। तो बताओ कुल टेलीफोन नंबर कितने बनेंगे? गणना का सिद्धांत लगाओ, 8 गुणित 7 गुणित 6, बस यही लिया जाएगा, आगे का कुछ नहीं लेना है, आगे का कुछ भी नहीं लेंगे। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि इसके भरने के एक ही प्रकार है, सर से एक का गुणा भर कर दो तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो यहां पर देखें, प्रथम 2 अंक, प्रथम 2 स्थान, प्रथम 2 स्थान 6 व 7 से भरने पर शेष स्थान कितने बचेंगे? शेष स्थान होंगे हमारे पास 3, और शेष अंक कितने होंगे? शेष अंक होंगे हमारे पास 8, ठीक है ना? तब 3 स्थानों को हमें 8 वस्तुओं से भरना है, भिन्न भिन्न। तो क्या होगा? तो इसलिए 2 के बाद में 2 स्थान भर गए ना, 2 स्थानों के बाद, काहे के बाद? 2 स्थानों के बाद अगला यानी कि चौथा, सॉरी तीसरा स्थान भरने के तरीके कितने हो जाएंगे? भरने के तरीके तो ये होंगे 8। फिर चौथा स्थान भरने के तरीके, चौथा स्थान भरने के तरीके 7, और 5वां स्थान भरने के तरीके, 5वां स्थान भरने के तरीके 6। इसलिए काय के सिद्धांत से, इसलिए गणना के गुणन सिद्धांत से, गणना के आधारभूत सिद्धांत से कुल प्रकार कितने बनेंगे? कुल प्रकार होंगे 8 गुणित 7 गुणित 6, 8 7 56 गुणित 6, 6 छंग 36, 5 छक्का 30 और 3, ठीक है ना? तो कुल अंक, कुल टेलीफोन नंबर कितने बनेंगे? तो नीचे लिखेंगे अतः कुल टेलीफोन नंबर, अतः कुल 336 टेलीफोन नंबर बनेंगे, टेलीफोन नंबर बनेंगे। लो, हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है ना? तो इसमें थोड़ा सा अपन को क्या अलग से मिला के लिए, क्या मिला कि हमें ध्यान रखना है कि शुरू के 2 स्थान क्या हो गए हैं? भर गए हैं। शुरू के 2 स्थान भर जाएंगे, ये 2, तो बाकी के जो स्थान है ये भरना है। इसका थोड़ा सा डिटेल इसलिए लिख लेते हैं अपन, ताकि आप 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद जब फिर से देखो रजिस्टर को तो समझ में तो आए कि ये लिखा क्यों था 8 7 6। बात समझ आ रही ना? तो अगर और ये भाषा भी थोड़ा लिखने से नंबर अच्छे मिलते हैं, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट थोड़ी दे रहे हैं, हम तो डिस्क्रिप्टिव दे रहे हैं। तो फिर इसमें क्या देना पड़ेगा? डिटेल। तो अकेले आंसर लिखने से काम थोड़ी चलेगा, आंसर तो आंसर शीट में भी लिखा है ना, तो बता दो तुरंत। तो उसका थोड़ा सा डिटेल हमें देना पड़ेगा, ठीक है ना? तो जी हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया? चौथा, ठीक। अब प्रश्न क्रमांक 5 हमारे पास है, एक सिक्का कितने बार चला जाता है? 3 बार चला जाता है, ठीक। और परिणामों को अंकित किया जाता है, तो परिणामों की संभव संख्या क्या होगी? ठीक है ना? तो एक सिक्के पर कितने परिणाम होते हैं? 2 होते हैं, हेड और टेल, या चित्त और पट्टा, 2 परिणाम होते हैं। हम परिणाम अंकित कर रहे हैं, तो परिणाम अंकित करने के लिए हम 2 खंड बना लेंगे, नहीं होगा तो पहली बार अपन ने फेंका तो या हेड आएगा या टेल आएगा। तो पहली बार में कितने प्रकार से परिणाम आ सकते हैं? 2 प्रकार से, 2 प्रकार की वस्तुएं हमारे पास क्या है? हेड और टेल। चलो पहली बार हो गया। दूसरी बार फिर करेंगे तो फिर कितने बार कितने परिणाम आ सकते? 2, तो 2 परिणाम फिर हमने नोट कर लिए, 2 प्रकार हो गए परिणामों के 2 प्रकार। तीसरी बार में फिर परिणामों के 2 प्रकार हमें मिलेंगे। अब गणना का सिद्धांत लगाओ,
तो गणना के सिद्धांत से कुल प्रकार कितने बनेंगे? 2 × 2। बात समझ में आ रही ना कि नहीं आ रही है? तो यहां पर लिखेंगे एक सिक्के पर कुल परिणाम कितने होते हैं? एक सिक्के पर कुल विभिन्न परिणाम, विभिन्न मतलब एक से नहीं, भिन्न भिन्न है ना, विभिन्न परिणाम कितने होते हैं भैया? 2 होते हैं। तो प्रत्येक बार में परिणाम कितने आ सकते हैं? 2 में से कोई आएंगे। प्रत्येक बार में परिणाम आने के प्रकार कितने होंगे? इसलिए प्रत्येक उछाल में परिणामों की संभव संख्या कितनी होगी? संभव संख्या ये होगी 2, नहीं होगी? प्रत्येक उछाल में, पहली उछाल में 2, दूसरी उछाल में भी 2, तीसरी उछाल में भी 2। इस प्रकार तीन स्वतंत्र उछालों में कुल परिणामों की संभव संख्या कैसे? कौन से सिद्धांत से? गणना के आधारभूत सिद्धांत से कितनी हो जाएगी? 2 × 2 कितनी हो गई? 8। तो यहाँ पर कुल कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। ठीक है ना? 8 परिणाम ही यहाँ पर 2 सिक्कों अगर 3 उछालों में फेंकते हैं तो 8 बनेंगे परिणाम। समझ में आएगी ना बात? क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन कौन से बनेंगे? तो अपन इनको बनाते हैं, ठीक है ना? जरूरी नहीं है पर अपन बना के देखते हैं कौन कौन से बनेंगे। सिक्के कितने बार उछाला जा रहा है? ध्यान देना। मान लो पहले तीनों हेड आ गए, पहली बार में भी हेड, दूसरी बार में भी हेड, तीसरी बार में भी हेड। एक परिणाम ये हो सकता है कि तीनों बार क्या आ जाए। अब एक टेल कर दो इसमें से, तो पहले हेड आया, फिर हेड आया, फिर टेल आया, फिर हेड आया, टेल आया, हेड आया, फिर टेल आया, हेड आया, हेड आया। समझ गया ना? तो कितने परिणाम हो गए? आप देखना 8 निकलेंगे, कोई 9वां निकले तो बताना। अब एक काम करते हैं, एक हेड और 2 टेल ले लेते हैं। पहले हेड आया, फिर टेल आया, फिर टेल आया। अब क्या आया? अब टेल आया, हेड आया, टेल आया, फिर टेल आया, टेल आया, हेड आया। हो गया ना? इसके बाद फिर तीनों टेल आ गए। अब मिलाओ आप कितने परिणाम हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार से ये चीज ऐसे घटित होती है। समझ आएगी ना? मतलब आप 8 परिणाम बना भी सकते हो। छोटे थे तो बना दिए, अगर 216 होते या 150 होते तो नहीं बनाते। 8 थे तो बना दिए, ठीक है ना? तो परिणाम कौन कौन से होंगे? अब मैंने क्यों बना दिए पता है? क्योंकि तो प्रायिकता में काम आएंगे, मैंने इसलिए बनाया। प्रायिकता पढ़ोगे आप तो प्रायिकता में ये सारा काम करना पड़ेगा। तो वहां पर आपको परिणामों की संख्या से नहीं, परिणाम से मतलब होगा। अभी तो केवल क्या से मतलब है हमें? संख्या से। लेकिन वहां किस चीज से? तो परिणाम भी चाहिए पड़ेंगे, वहां कौन कौन से हैं। समझ में आएगी ना बात? प्रायिकता में तो ये यहाँ की जो थ्योरी है वहां काम आएगी। समझ में आएगी ना बात? तो इस प्रकार से हमारा कौन सा क्वेश्चन पूरा हुआ? 5वां। अब हमारी अगली विषय वस्तु है बच्चों क्रमचय। अब क्रमचय या परम्यूटेशन के बारे में पढ़ना है ना। क्रमचय क्या होता है तो परिभाषा पर ध्यान दें। क्रमचय एक निश्चित क्रम में बना विन्यास है। निश्चित क्रम में बना क्या है? विन्यास मतलब एक प्रकार का अरेंजमेंट। विन्यास मतलब एक प्रकार का क्या है? अरेंजमेंट है। विन्यास जिसको दी हुई वस्तुओं में से एक समय में कुछ या सभी को लेकर बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास 3 वस्तुएं हैं, ए, बी और सी। ये 3 वस्तुएं हैं, अलग अलग टाइप की हैं। तीनों कैसी हैं? अब मुझे इसमें से दो को लेकर के मैं कुछ अरेंजमेंट बनाता हूं। देखो
मैंने ए बी ले लिया, बी सी ले लिया, ए सी ले लिया, बी बी ए ले लिया, सी बी ले लिया और सी ध्यान गया ना, आप ध्यान देना आप लोग, है ना। मैंने यहां पर दो दो वस्तुओं को लेकर के, किसको लेकर के, दो दो वस्तुओं को लेकर के मैंने कुछ समूह बनाए। इसमें से जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये समूह या ग्रुप या जो ये आपको दो दो अक्षर के कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं, इनमें से प्रत्येक को बोलते हैं विन्यास। इसको भी क्या कहेंगे, विन्यास। इसको भी क्या कहेंगे, ये विन्यास कैसे बनाए गए हैं, तीन में से दो को लेकर। तो उसमें लिखा था ना, दी हुई वस्तुओं में से एक समय में कुछ या सभी को लेकर बनाया गया। ये वस्तुएं हैं, एबीसी क्या है, हमारे वस्तुएं हो, अक्षर हो, संख्याएं हो, कुछ भी हो। तो क्या होता है क्रमचय में, देखो इसमें एक शब्द लिखा है निश्चित क्रम। क्या लिखा है, अगर ये शब्द नहीं होता तो ए बी और बी ए एक से हो जाती, एक से हो जाती, नहीं हो जाती। तो निश्चित क्रम है, तो यहाँ पर देखो ए के बाद बी आया है, यहाँ पर बी के बाद, तो ए बी अलग विन्यास है, बी ए अलग विन्यास है, बी सी अलग विन्यास है, सी बी अलग विन्यास है, ए सी अलग विन्यास है और सी ए अलग विन्यास है। क्यों, क्योंकि क्रमचय में क्रम कैसा होता है, निश्चित। अब मैं यहीं पर आपको बता दूं, संचय तीन है। संचय कितने हैं, अभी जब संचय पढ़ेंगे तो वहां फिर से बताएंगे, तो मैं यहीं से आपको ले चलूं। अगर मैं पूछूं कि ए बी सी इन तीन वस्तुओं से दो को लेकर संचय कितने बनेंगे, तो संचय तीन है, क्योंकि ए बी और बी ए एक ही संचय है। संचय में क्रम का ध्यान नहीं रखा जाता, संचय में क्रम का ध्यान रखना होता है, क्रमचय में क्रम का ध्यान रखना है, तो संचय की संख्या क्रमचय से कम हो जाएगी। समझ आएगी ना बात, क्रमचय ज्यादा बनते हैं किसी वस्तुओं से, एक साथ में कुछ वस्तुएं या सभी को लेकर, और क्रम संचय कम बनते हैं, ठीक है ना। तो संचय क्रमचय में बेसिक अंतर क्या मिला हमें, कि क्रमचय में निश्चित क्रम होता था, क्रम का भी ध्यान रखा जाता है, जबकि संचय में क्रम का ध्यान नहीं रखा। ए बी और बी ए एक ही संचय है, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर अगर अर्थ है मतलब अलग अलग निकल रहा हो, तो वहां पर संचय में थोड़ी सावधानी बरतनी होती है, जैसे 12 और 21 अलग अलग। समझ आएगी ना बात, तो वो जहां पर आएगा क्रमचय के साथ संचय का प्रयोग, वो अलग होगी स्थिति, है ना। फिलहाल अभी इनका कोई अर्थ नहीं, अर्थहीन है, इसलिए ए बी और बी ए एक ही है, बी सी और सी बी एक ही है, ए सी और सी ए एक ही। सबको समझ आएगी ना बात। तो निश्चित क्रम का मतलब समझ में आ गया, विन्यास का मतलब समझ में आ गया, ठीक है ना। और कुछ या सभी को लेने का मतलब समझ में आ गया, सबको लेकर के बनाए तो, सबको लेकर के बनाए तो ए बी सी, फिर बी ए सी, फिर बी सी ए, क्लियर है ना। चलो अब बी को डिस्प्लेस्ड करते हैं, तो यहां जाएगा बी, अभी क्या था ए बी सी, अब यहां पर क्या होगा, बी को ले लेते हैं, तो बी फिर क्या आएगा, सारे आ गए, इसमें कौन सा रह गया, ए बी सी, बी ए सी, बी सी ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी नहीं आया अभी, चलो ए सी बी, चलो और घटाओ, सी ए बी, सी ए बी नहीं आया, एक और बनेगा अभी, सी बी ए बन गया ना। तो यहाँ पर ये क्या बन गए हैं, तीनों को लेकर के, अभी अब सबको लेकर बन गए, ये कितने को लेकर के बने थे, दो को लेकर के बने थे। तो क्या आपको समझ में आ गया। अब हर जगह ये नहीं सोचना कि संख्या बराबर आएगी हमेशा, जैसे यहाँ पर आ गई है 6 और वो भी 6, अन्य जगह नहीं आएगी, सब जगह एक सी नहीं होगी ये, ठीक है ना, कहीं कहीं है। तो क्रमचय सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रमेय नंबर 1 देखो, क्रमचय जब सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न हैं, मिल गया। जब सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न हो तो क्रमचयों की संख्या देखो जरा, ये होती है
n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू डॉट 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 n माइनस r प्लस वन, ये होती है कुल। मिल गया ना आपको। माने अगर n विभिन्न वस्तुओं में से n विभिन्न वस्तुओं में से r को, किसको, r को एक साथ लेकर बोर्ड पर ध्यान देना, जहां जो r है ना, r की वैल्यू ग्रेटर इक्वल 1 और लेसर इक्वल n होगी। कितनी होगी ना बात, माने 0 नहीं होगी। कितनी नहीं होगी, n से बड़ी नहीं हो सकती और 1 से कम नहीं। मैं r वस्तुओं को एक साथ लेकर बने क्रमचयों की संख्या को बोर्ड पर ध्यान देना, फिर में एक बता रहे हैं संख्या को p, ध्यान दो, p n r या n p r से निरूपित करते हैं, निरूपित करने का सूत्र क्या होता है, p n r या n p r। जहां n p r का सूत्र हमें दिया है, n p r का जो वैल्यू है वो होती है n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू डॉट 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 इंटू n माइनस r प्लस वन। ये n p r की वैल्यू है। क्या की वैल्यू है ये, n p r की वैल्यू है। तो क्या है n p r, n p r है n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को एक साथ लेकर बने क्रमचयों की संख्या का निरूपण NPR से करते हैं। और NPR का सूत्र क्या होता है, NPR बराबर होता है n इंटू n माइनस वन इंटू टू डॉट 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 n माइनस r प्लस वन। यहां तक आपको गुणा करते जाना है। क्या करते जाना है, तो आपको आंसर मिलेगा। क्लियर होगी ना बात, क्लियर है। मतलब जैसे ध्यान दो, जैसे आपको मान लो 5 3 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, तो 5 पे 3 का कैसा लिखा जाएगा, पहले आएगा 5 फिर आएगा 4, आएगा नहीं आएगा, ऐसी कहां तक लिखेंगे गुणा, तो यहां रख के देख लो 5 और 1 6 में से 3 गए 3 तक आएगा, तो 5 गुणे 4 गुणे 3, बस यहां तक आएगा गुणा। इस सूत्र में रख के देखो n की वैल्यू कितनी है 5 माइनस r की वैल्यू कितनी है 3, तो 5 में से 3 गए 2 और 1 ये है 3 हुए ना, तो कहां तक गुणा लिखना पड़ेगा 3 तक, तो 5 गुणे 4 गुणे 3, ये किसका मान लिखा है 5 पे 3 का। अब हम ऐसा कहां तक ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है कि नहीं है, तो कहां तक ध्यान रखेंगे, तो इसके लिए हमारे पास आता है अब फैक्टोरियल नोटेशन। क्या आता है, फैक्टोरियल नोटेशन। अब आप देखो नीचे लिखा है क्रम गुणक संकेतन, इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टोरियल नोटेशन, हिंदी में क्या बोलेंगे क्रम गुणक नोटेशन। तो अब मैं आपको क्रम गुणक नोटेशन, एक क्रम गुणक संकेतन, क्रम गुणक संकेतन या फैक्टोरियल नोटेशन, हम इसको क्या है फैक्टोरियल नोटेशन, हम फैक्टोरियल ही बोलेंगे। हम क्रम गुणक, इसको सामान्य भाषा में भी फैक्टोरियल ही बोला जाता है, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 8, समझ गया ना। क्या नहीं बोलते अपन इसको, ऐसा नहीं बोलते हैं क्रम गुणक 3, क्रम गुणक 4, क्रम गुणक 5, ये नहीं बोलते। क्या बोलते हैं फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल नोटेशन का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल नोटेशन का मतलब होता है कि 1 से लेकर उस संख्या तक क्रम से गुणा। जैसे मैंने कहा फैक्टोरियल 5, ये फैक्टोरियल का नोटेशन है, ये फैक्टोरियल का क्या है, इसको क्या पढ़ेंगे हम फैक्टोरियल 5, क्या पढ़ेंगे या क्रम गुणक 5, इसी को क्या बोलेंगे। और इसका मतलब है 5 गुणक 4 गुणक 3 गुणक 2 गुणक 1, माने जितने का फैक्टोरियल लगा है, तो इसका मतलब होता है 1 से लेकर वहां तक का क्रम गुणा, 1 से लेकर वहां तक क्रम से
गुणा करना है। फैक्टोरियल भाग का मतलब समझ गए। अब क्या होगा, अगर आपको ए नोटेशन बनाने में दिक्कत जाए तो फैक्टोरियल का नोटेशन ए भी होता है, इसको भी फैक्टोरियल भाग पढ़ते हैं। तो फैक्टोरियल नोटेशन ये भी होता है, ये है बुक में आया है, ये जो नोटेशन है ये प्रिंटेड है, बुक में आया है, बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे की बिंदी छूटी तो इंसान दिखेगा, समझ आएगी ना बात। इसलिए आपको फैक्टोरियल नोटेशन में दिक्कत जाए तो कौन सा बना देना है, इसको भी फैक्टोरियल 5 पढ़ते हैं, ये भी समझ गया ना। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होगी, 5 चौकी 20 या 60 दूनी 120, तो फैक्टोरियल 5 मतलब 120। अब अच्छा बताओ, अगर मैं यहाँ पर फैक्टोरियल 6 लिख दूं, इसका मतलब 6 गुणे यही होगा ना। तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 720। तो फैक्टोरियल 6 का मान कितना होगा, तो सबको समझ आया, नहीं आया, पक्का आ गया, पक्का आ गया। अच्छा तो होशियार कहानी तो होने, ठीक है ना। ये हो गया। तो फैक्टोरियल नोटेशन आप लोगों को समझ में आ गया, इसकी वैल्यू कितनी होती है। अब मैं जो बता रहा हूं वो ध्यान से समझने की चीज है। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1, ये याद करने वाली चीज स्टैंडर्ड है। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू और ऋणात्मक संख्याओं का फैक्टोरियल अपरिभाषित है। क्या है, ऋणात्मक संख्याओं के लिए फैक्टोरियल नोटेशन क्या है, अपरिभाषित है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि भैया फैक्टोरियल -3 का मान बताओ, तो लिखते ना अपरिभाषित है, नॉन डिफाइंड, एनडी, नॉन डिफाइंड, अपरिभाषित। ऋणात्मक संख्याओं के लिए क्रम गुणक संकेतन परिभाषित नहीं है। सबको समझ तो आ जाओ, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 0 को बढ़ा तो 0। है ना बात। फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 का समझ आएगी ना बात। अब ये 0 आपको क्या है, एक्चुअली में ये प्रकार है कि कितने प्रकार से आप उसको लिख सकते हैं। अभी जब आएंगे अपन कक्षा में आगे तो फिर वहां देखने को मिलेगा, तो आप समझ जाओगे, क्लियर होगी ना बात। तो ऋणात्मक संख्याओं का फैक्टोरियल नोटेशन अपरिभाषित है, ठीक है ना, नॉन डिफाइन कर देना, परिभाषित नहीं है। फैक्टोरियल नोटेशन को कितने तरीके से बना सकते हो, 2 तरीके से। एक या तो ये विस्मय आदि बोधक वाला चिन्ह बना देना, और या फिर क्या करना है, ये एल टाइप का बना दे। इसको तिरछा नहीं करना, एंगल हो जाएगा, थोड़ा सा तिरछा किया कोण का चिन्ह बन जाएगा। तो कैसा बनाना है, बिल्कुल सीधा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, क्या है इसका मतलब, फैक्टोरियल। अब अगर आप फैक्टोरियल समझ गए हो तो मैं एनपीआर का एक सूत्र बना सकता हूं, है ना। एनपीआर का फॉर्मूला होता है बच्चों फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल एन माइनस आर, जिसका फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, एनपीआर का। एनपीआर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल एन माइनस आर। काय का फॉर्मूला है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। ऊपर वाला याद करना कठिन है और नीचे वाला फॉर्मूला लगाना कैसा है, सरल है। तो जल्दी से कई बार दोहरा लो। एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। किसका फॉर्मूला है, एनपीआर। मालूम क्या बताता है, एन विभिन्न वस्तुओं में से आर वस्तुओं को एक साथ लेकर के बनाए गए क्रमचयों की संख्या। ये वही है जो पिछले वाले में पढ़ रहे थे, काय की संख्या, प्रकारों की संख्या। क्रम गुणन वो आधारभूत सिद्धांत से संख्या निकली थी ना, वही निकलेगी। तो उसी को जो गणना का आधारभूत सिद्धांत है ना, तो गणना का आधारभूत सिद्धांत ही यहाँ पर क्रमचय के रूप में आ गया है। क्या आ गया है, गणना का जो आधारभूत सिद्धांत है वही यहाँ पर किस रूप में आ गया, क्रमचय के रूप में आ गया। तो क्या आपको एनपीआर का फॉर्मूला समझ में आ गया। एनपीआर का सूत्र होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। ऐसा भी लिख सकते हैं। फैक्टोरियल का मतलब क्या है, फैक्टोरियल मतलब क्रम गुणित संकेतन। फैक्टोरियल नोटेशन, फैक्टोरियल नोटेशन का मतलब होता है एक से लेकर जिस संख्या का फैक्टोरियल नोटेशन लगा है वहां तक का क्रम गुणा, वहां तक का क्रम से क्या करना है, गुणा। जैसे फैक्टोरियल 3 मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, बात समझ में आई। फैक्टोरियल 2 मतलब फैक्टोरियल 9 मतलब 9 से लेकर के, क्लियर आएगी ना बात समझ में, ठीक है ना। और फिर इसकी वैल्यू निकाल देंगे,
अब अपन आते हैं, अब अपन आ जाते हैं इसके सवालों पर। तो आप जरा एग्जाम्पल नंबर 5 को देखिए। एग्जाम्पल 5 क्या लिखा है उसमें, निम्न के मान ज्ञात कीजिए, इतना ही लिखा ना अकेले। अब आपको मान ज्ञात करना है और क्या लगा है उसके साथ, हाँ फैक्टोरियल लगा है। तो बस तो फिर जैसे एग्जाम्पल 8 को मैं हल करूं, एग्जाम्पल 8 उदाहरण नंबर 8 ही है, 5 पुरानी पुस्तक में 8 है, 5 उदाहरण नंबर 5 में लिखा हुआ है मान निकालिए, मान निकालिए। किसका मान निकालिए, नंबर 1 फैक्टोरियल 5, नंबर 2 6 7, फिर नंबर 3 7 माइनस। अब मैंने आपको अभी ये नोटेशन ऐसा बना दिया, लेकिन मैं तो बार बार वो एल वाले शेप का बनाऊंगा, समझ गया ना। नहीं तो वो क्या होगा कि वो आपको 51 21 71 ऐसा दिखेगा, ठीक है। वैसे भी गणित वालों की राइटिंग खराब आती है। अब देखें, इसमें पहले वाले का मान निकालना है फैक्टोरियल 5। तो बताओ फैक्टोरियल 5 का मान क्या होगा, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे, मतलब ये आया कैसे है, ये आता है 5, फिर 5 माइनस 1, फिर 5 माइनस 2, फिर 5 माइनस 3, है ना, 5 ऋण 4 और 5 में 5 नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि n माइनस r प्लस 1 वाली कंडीशन आती ना। तो कितना आएगा, 5 के 20 या 60 दूनी, इसका आंसर 120 आएगा। चलो दूसरा वाला फैक्टोरियल 7 का मान कितना आएगा, 7 6, क्यों मैं ऐसा लिख दूं, फैक्टोरियल 5 ऐसा लिख सकते हैं। जहां फैक्टोरियल लगा दोगे उसके बाद के नंबर को नहीं लिखना। फैक्टोरियल 5 का मतलब ही है 5 4 3 2 1, उसका मतलब ही है वो। तो अब यहां पर क्या करेंगे, 7 गुणे 6 गुणे 120, क्योंकि ऊपर निकाल चुके, ऐसा हम सवालों में करेंगे। अब इनका गुणा कर दो, 12 72, 720 हो गया। अब 720 गुणे 7, 7 दूनी 14, 7 से 49 और 1 50। तो बताओ फैक्टोरियल 7 का मान कितना होगा, होगा नहीं होगा। अब आते हैं किस पर, फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5, इसका मान निकालना है मुझे। तो मैं इनका प्रयोग कर लूंगा, लेकिन हम फिर भी ऐसा नहीं करेंगे जैसा इसमें है, हम ऐसा करेंगे, देखो इसके लिखेंगे 7 गुणे 6 गुणे फैक्टोरियल 5, ठीक है। मैंने यहां पर क्या लिखा है, अब मैं फैक्टोरियल 5 को कॉमन लेता हूं, 7 गुणे 6 माइनस 1, और कॉमन क्या ले लिया मैंने, मैं इसलिए नए तरीके से कर रहा हूं क्योंकि जब अपन सवाल करेंगे ना तो करना पड़ेंगे, नहीं तो आपके पास सीधा तरीका है, फैक्टोरियल 7 5 से 40 माइनस 120, आंसर आ गया, बात समझ आएगी ना। लेकिन हम नए तरीके से कर रहे हैं, तो 7 6 फैक्टोरियल 5 6 7 42 में से गया 41 गुणे, अब 41 गुणे 120 आएगा नहीं आएगा। चलो इसका करते हैं गुणा, 12 एकम 12 की 2 हाथ लाए 1, 12 से 48 और 1 4920, समझ में आ गई ना बात। तो हम कॉमन भी ले सकते हैं, फैक्टोरियल नोटेशन को बीच में रोक करके संख्या को छोटा लिख सकते हैं छोटे रूप में। जैसे कि मैंने 7 को 7 6 5 4 3 2 1 तक नहीं ले गया, कहां तक ले गया, 7 6 और फिर फैक्टोरियल 5 लिख दिया। जहां आपको लगे कम जगह है और फिर ऐसा नीचे से ऊपर का कैंसिल भी होगा कई जगह, तो आप उसको वहीं रोक देना जहां से कैंसिल हो रहा हो। तो इस प्रकार से नए तरीके से आप उसको हल करेंगे तो आपके पास सुविधा होगी। इसी प्रकार देखें उदाहरण नंबर 6, ठीक। तो उदाहरण नंबर 6 में आपको दिया है फैक्टोरियल 7 बटे फैक्टोरियल 5, इसको हल करना है। और अगले वाले में लिखा है फैक्टोरियल 12 बटे फैक्टोरियल 10 गुणित फैक्टोरियल 2। देखो क्या करेंगे, अब सॉल्व करते हैं पहले वाले क्वेश्चन को।
फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5। 7 को तोड़ो और कहाँ रोकना है, वेरी गुड, तो 7 गुणित 6 गुणित, वेरी गुड, फैक्टोरियल 5 करिए, फायदा हुआ। अब फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल, तो 6 7, तो कितने आसानी से हो गया। अब दूसरा वाला ऐसे ही है हमारे पास, फैक्टोरियल 12 बटे फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 2। अब आप उसको तोड़िए 12 को, लेकिन 12 को कहां पर रोक देना, इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, 10 पे रोक देना, तो 12 को लिखो 12 गुणित 11 गुणित फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल, और नीचे फैक्टोरियल 10 गुणित फैक्टोरियल 2। अब ये 10 से 10, अब ऊपर आ गया 12 गुणित 11, और फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 गुणित 1, 2 गुणित 1। अब यहाँ पर 2 से काट दो, 2 इच्छम 11 इच्छम, तो इसका आंसर आएगा 66। कितना आएगा, समझ आ गया सभी को। इस प्रकार से अब आपको क्या करना है, इसमें प्रश्नावली के सवालों को लगाना है, ठीक है ना।